नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामू सर और आप देख रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक अध्याय 3 को, जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेलों का संयोजन और विभवमापी को, जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं हर साल के लिए। 2023 और 24 की सीरीज में स्वागत है आपका। ठीक है ना, देखें बोर्ड पर। तो टॉपिक क्या है? सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का संयोजन। तो सबसे पहले कोई भी संयोजन हो दो तरह से होता है, मैक्सिमम 3 तरह से। सबसे पहले कौन सा वाला करते हैं हम? श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या लिखेंगे हिंदी में? जैसे मैं डेरिवेशन चित्र बना रहा हूँ, वैसे ही आपको डेरिवेशन जैसे मैं मुँह से बोल रहा हूँ वो आपको उसी लैंग्वेज में लिखनी है, नहीं वैसे नोट्स में लिखी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सेल के पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। माना इसी क्रम में n सेल जोड़े जाते हैं, जितने भी सेल लगाने 5, 6, 7, 8 वो इस तरह से लगा दिए जाते हैं। और अंतिम सेल यानी nवां जो सेल होता है, अंतिम सेल के ऋण सिरे तथा पहले सेल के धन सिरों के बीच में बल्ब वगैरह कोई भी बाहरी प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है ना। इस संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो प्लस माइनस, अब यहाँ से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसमें। अब जब सेल लगी है तो एक कुंजी भी लगा देते हैं, इसमें ज़रूरी होती है वो। ठीक है ना। अब यहाँ होता क्या है? माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF की वैल्यू E है, और इस तरह से कितने सेल लगे हैं इसमें? N सेल लगे हैं। कितने लगे हैं? N। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे होते हैं? डिफरेंट वोल्टेज, यानी जितने सेल लगे हैं उतने गुना विद्युत वाहक बल होता है। तो प्रत्येक सेल का, यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना? प्रत्येक सेल का E है, और कितने सेल जोड़े गए श्रेणी क्रम में? N सेल। तो बोलेंगे N सेलों का या संयोजन के कुल सेलों का विद्युत वाहक बल, है ना। संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना? Ne। 5 जोड़े हैं तो 5E, 5 का मल्टीपल 6 जोड़े हैं तो 6 का मल्टीपल, जितने जोड़े इतने मल्टीपल। अब क्या निकालते हैं? माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है, यानी सेल के अंदर का प्रतिरोध, इलेक्ट्रोडों के बीच का प्रतिरोध। ठीक है ना। तो इस तरह से कितने सेल जुड़े? R, है ना। N सेल जुड़े और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R है। तो बोलेंगे प्रत्येक, यहाँ पर दूसरी लाइन में, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है, और इस तरह से कितने सेल जोड़े गए हैं? N सेल, है ना। तो संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? R ही होगा, है ना। संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? NR, यानी संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू NR। एक बाहरी प्रतिरोध भी जुड़ा है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बाहरी प्रतिरोध और टोटल NR। ठीक है ना, कुल प्रतिरोध। तब बहने वाली धारा कितनी होगी? कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध।
तो I इक्वल टू कितना, धारा को बोलते हैं I से, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा NE, टोटल N सेल जोड़े गए श्रेणी क्रम में, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध और सेलों का प्रतिरोध, यानी R प्लस एन आर। क्लियर ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मैक्सिमम धारा के लिए शर्त लगा लिए, यानी अगर हमारे n सेल जोड़े गए हैं, अगर n की वैल्यू को कट कर दिया जाएगा यहाँ से तो एक सेल के बराबर धारा मिलेगी, तो हम कहेंगे मैक्सिमम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या है, यदि अधिकतम धारा के लिए यानी I इक्वल टू कितना होना चाहिए, NR की जो वैल्यू है इसकी तुलना में बिल्कुल नगण्य होनी चाहिए, यानी NR बहुत छोटा होना चाहिए कैपिटल R से, तो क्या हो जाएगा, NR की वैल्यू को 0 हो जाएगी, तब I बराबर कितना हो जाएगा, NE बटे में R। और यदि इसका उल्टा कर दिया पोजीशन का, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम पहले तो, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी NR जो है उसकी वैल्यू को यदि अधिक कर दिया R से, तो क्या हो जाएगा कि NR की वैल्यू रहेगी और R हट जाएगी, R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब I इक्वल टू कितना होगा, NE बटे में NR से वैल्यू, यानी कौन सी वाली वैल्यू 0 होगी, R वाली, तो क्या हो जाएगा NR, यहाँ से ये कट जाएगी, तो E इक्वल टू R, जो कि एक सेल के बराबर धारा प्राप्त होगी, यानी मिनिमम धारा प्राप्त होगी। तो सेलों के अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में बाहरी प्रतिरोध का मान मैक्सिमम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लें इसका पहले, फिर आते हैं इसके दूसरे वाले संयोजन पर। अब आते हैं सेलों का दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा कि इस सेलों के समांतर क्रम संयोजन में हिंदी जो लिखेंगे, वैसे तो नोट्स दूंगा मैं, पर यहाँ से देख ले आप। समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों को धन सिरे को, जितने भी सेल आप ले रहे हैं, सभी सेलों के धन सिरे को एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, और इस तरह से इसमें M सेल लगाए जाते हैं, यानी एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, सभी सेलों के धन सिरे को एक बिंदु पर तथा सभी सेलों के ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई बाहरी प्रतिरोध R लगा देते हैं, बल्ब वगैरह जिसे को जलाना है, ठीक है ना। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और सभी सेलों का, यानी प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है ना। इस तरह से इन पंक्तियों में M सेल लगाए गए। कितने सेल, M सेल लगाए गए। A और B बिंदुओं के बीच में एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ा गया है। ये चित्र बना देंगे और इसकी हिंदी जो मैंने मुंह से बोली वो लिखेंगे आप। तो इसका क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम धारा के लिए सर, तो इसकी सॉल्व करना डेरिवेशन को। सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना E है, ठीक है। और अगर इसमें M सेल लगाए गए हैं तो सभी सेलों का संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, मैंने कहा समांतर क्रम में चाहे आप संधारित्र लो, कैपेसिटर लो, कुछ भी लो, वोल्टेज सेम होता है, विद्युत वाहक बल सेम होता है। तो संयोजन में जैसे M लगाए हैं तो M, जितने भी लगाए हैं आपने E तो E ही रहेगा, यानी यहाँ पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, अगर आपने इस तरह से जोड़े गए सेल तो E ही रहेगा। क्लियर। अब आते हैं प्रतिरोध पर। तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रतिरोध, वो कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। और इस तरह से M सेलों का, कितने सेलों का, M सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध
तो आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, यानी समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो R इक्वल टू आर डैश इक्वल टू कितना, R प्लस एक और R प्लस एक और R, ऐसे करके कितने जोड़े गए, M सेल है ना, 5 जोड़े हैं तो 5/R, 6 जोड़े तो 6/R। तो इस तरह से अगर मैं निकालूँ 1/R डैश को तो कितना हो जाएगा, ये M/R, जितने भी जोड़े 6 जोड़े तो 6/R, M माने M/R, और R डैश की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, R/M, है ना। तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल के जाएगा यहाँ से, R डैश इक्वल टू R/M, राइट, ये निकल के जाएगा। तो पूरे संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा, बाहरी और इंटरनल दोनों को, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध एक बाहरी प्रतिरोध R प्लस इंटरनल सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R प्लस M। या इसे सॉल्व करूँ मैं या इसको तो कैसे लिखूंगा, M LCM आ जाएगा इसका, और M का मल्टीपल इधर, तो MR प्लस R, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो संयोजन में कुल धारा यानी I बराबर कितना हो जाएगा, तब धारा निकालने के लिए मैक्सिमम यानी धारा इक्वल टू कितना होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, धारा यानी I बराबर, यहाँ भी ऐसे लगा दो बराबर का मान, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल टोटल कितना है E, कुल प्रतिरोध कितना है MR प्लस R, अपॉन में जो M है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, इनटू होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अधिकतम धारा के लिए शर्त है, अधिकतम धारा के लिए शर्त है, लिए शर्त क्या हो जाएगी, अगर M की वैल्यू बचानी है, क्योंकि M पंक्तियां जोड़ी गई हैं तो आंतरिक प्रतिरोध को छोटा होना पड़ेगा M की तुलना में, यानी मैक्सिमम धारा अगर हमें चाहिए यहाँ से तो क्या करेंगे, MR की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होगी, है ना, इसके हटाना पड़ेगा यहाँ से, बहुत छोटा होगा किससे, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। तो MR को 0 लिख देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, ME बटे में स्मॉल r। तो मैक्सिमम धारा के लिए शर्त ये हो जाएगी, ये होगा तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन सेलों का, राइट। अब करते हैं क्या, इसका मिश्रित क्रम संयोजन, वैसे तो इस साल आने वाला नहीं है पर सीरीज में जब आ गया है सेलों के संयोजन में तो मैं बना दे रहा हूँ उसको भी, ठीक है ना। तो इसे अब ले रहे हैं हम लोग सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, कौन सा वाला, तीसरा वाला पार्ट, है ना, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, है ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, माना n सेलों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतारें बना लेते हैं, n सेलों को, है ना, n सेलों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बना लेते हैं, इस तरह से एक कतार हो गई, ऐसे ही m पंक्तियां बना लो, मान लो कई का मतलब m पंक्तियां बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। ये कितने ही बना सकते हो उन्हें, और इन सभी पंक्तियों को एक बिंदु पर, इन सभी पंक्तियों के पहले सिरे को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सभी पंक्तियों के पहले सिरे को कहाँ जोड़ देते हैं, एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में, जैसे ए बिंदु मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इतना लिख देंगे। इस तरह से यहाँ कितनी पंक्तियाँ लगी हुई, मैंने कहा m पंक्तियाँ, कितनी, 5 7 8 जितनी भी लगाना चाहो, m पंक्तियाँ लगी हुई हैं सेलों की, ठीक है। और एक पंक्ति में कितने सेल लगे हुए हैं, तो n सेल, 8 10 जो भी तुम मानो, 5 7 जो भी, मल्टीपल करना पड़ेगा, ध्यान से समझने वाली बात है इसमें, है ना। इन सभी सेलों के ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा, प्लस माइनस, बड़े वाले सिरे को प्लस लिखते हैं, छोटे वाले सिरे को माइनस लिखते हैं सेल का, ठीक है ना।
प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, E स्मॉल r, E स्मॉल r। इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में कितने n सेल जोड़े गए हैं, तो यहाँ लिखते हैं हिंदी को, है ना, डेरिवेशन सॉल्व करते इसकी करना। तो माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, ठीक। अब एक पंक्ति में कितने सेल जोड़े गए हैं, n सेल जोड़े गए हैं, तो n पंक्ति का विद्युत वाहक बल, यानी अगर मैं इसका वोल्टेज चेक करूं यहाँ से, कुल विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ का, तो एक लाइन में जो होगा वही तो होगा। मैंने कहा वोल्टेज समांतर क्रम में चेंज नहीं होता, जो एक लाइन में श्रेणी क्रम में आ गया वही रहता है ना, यानी वोल्टेज चेंज नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक, चाहे प्रतिरोध ले लो, चाहे कैपेसिटर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज नहीं होता, है ना, वोल्टेज सेम होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, प्रत्येक n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, या मैं ऐसे कहूँ संयोजन का, एक ही लाइन लिखो, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n सेल लगाए गए तो NE, 5 लगाएंगे तो 5E, 6 लगाएंगे तो 6E, मतलब उनका गुणा हो जाएगा तो NE, ठीक है ना। अब वोल्टेज की बात करने के बाद, EMF की बात करने के बाद किसकी होती है, प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। तो है ना, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, और ऐसे करके NR लगाए गए, कितने प्रतिरोध लगाए गए, यानी एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे कह सकते हैं, है ना, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना, NR, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना, NR, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे करके प्लस चल रहा था, ठीक है ना। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो मैं निकालूं यहाँ से टोटल कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं, M पंक्तियां, R डैश की वैल्यू निकाल, तो 1/NR प्लस 1/ फिर NR अगली वाली पंक्ति में प्लस ऐसे 1/NR, ऐसे करते करते कितनी पंक्तियां हो जाएंगी तुम्हारी, M पंक्तियां, M/NR, 3 है तो 3 आ जाएगी, 4 है तो 4 आ जाएगी, M का मान नंबर पर डिपेंड करेगा कौन सी जितनी पंक्तियां हैं उतनी। तो R1/R डैश की वैल्यू अगर निकाले यहाँ से तो कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ M/NR, या 3 होते तो 3/NR, 4 होते तो 4/NR, सॉल्व करना इसको भिन्न को एलसीएम लेकर के। तो R डैश यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध, तब संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, यानी R डैश इक्वल टू ये वाला वैल्यू, है ना, R डैश इक्वल टू NR/M, है ना। तो यहाँ सीधा लिख दूँ मैं, R डैश इक्वल टू NR/M, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, आप लिखो तो लिख लेना, नहीं तो मत लिखना बगल में, ठीक है। चलो इसके बाद ये हो गया, तो संयोजन का पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये तो आंतरिक प्रतिरोध जोड़ लिया और एक बाहरी प्रतिरोध R लगा है वैल्यू, तब संयोजन का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध टोटल कितना हो जाएगा, R प्लस NR, है ना, सॉरी R प्लस NR/M, बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक, बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक, टोटल प्रतिरोध पूरे परिपथ का इतना हो जाएगा। तब धारा के लिए क्या करेंगे, तब धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या, कुल टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा इसका, कुल विद्युत, अगर एक पंक्ति में एक ही सेल होता तो 1, 2 होते तो 2, 3 होते 3, n सेल है तो NE, अब एक ही पंक्ति का तो कितना आ जाएगा, NE बटे में, इसे मैं या ऐसे करके भी लिख दूं सॉल्व करके कि M LCM आएगा सर इसका, और ये जाएगा MR प्लस NR, है ना।
तो यहाँ कुल प्रतिरोध में कैसे लिखेंगे, एम आर प्लस एन आर, और जो नीचे वाला एम है वो कहाँ जाएगा, फिर मल्टीपल होकर के यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो एम का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से आती है अधिकतम धारा के लिए शर्त, है ना, अधिकतम धारा के लिए शर्त, ये क्या होती है, मैक्सिमम धारा के लिए शर्त। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू, अब मुझे बताओ यहाँ अधिकतम धारा की शर्त करूँगा मैं, तो एम आर प्लस एन आर की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, लगभग न्यूनतम होनी चाहिए, का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, तब होगा या करके ये, मतलब नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी ऊपर वाली वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जैसे 1/3 4 का मान, और इसकी तुलना में और ये वाला देखा आएगा, और कम कर दे तो वो वाला ऊपर वाली वैल्यू अधिक हो जाएगी, और कम कर दे ये वाली वैल्यू अधिक हो जाएगी, यानी नीचे का मान जितना कम कर देंगे उतनी ऊपर का मान बढ़ जाएगा। तो अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या होगी, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। तो मैक्सिमम धारा के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि एम आर प्लस एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस के 2m r 2mnr 2mnr। अब यहाँ कह सकते हैं कि ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ये, और यहाँ कहेंगे कि ये वर्गमूल रूट के वर्ग अंडर रूट में कभी माइनस में वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ कह देंगे कि रूट के अंदर एम आर माइनस रूट के अंदर एन आर इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी वर्गमूल कभी भी माइनस में नहीं होता। तब यहाँ से निकल के आएगा, ये इधर करेंगे पक्षांतर, तो एम आर इक्वल टू एन आर, है ना। जब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो एम की वैल्यू निकाल लो तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ मान भर देंगे, या इस कैपिटल आर बराबर निकाल लो, आर बराबर एन आर बट्टे में एम, या फिर स्मॉल आर बराबर निकाल दो। स्मॉल आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आर एम आर बट्टे में एन, एक एक से दोनों को मान रख दो इस पर समीकरण, अगर नाम देना है इसे तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ये कैपिटल आर का मान भरूँ यहाँ से मैक्सिमम धारा निकालने के लिए, इधर भर चलते हैं, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना था, एम एन ई बटे में एम आर, आर की जगह पे कौन सा मान भर लूँ, ये वाला, तो एम एन आर बट्टे में एम प्लस के एन आर, एम से एम कट जाएगी तो क्या बचेगा, एम एन इंटू ई बट्टे में एन आर प्लस एन आर, यानी 2nr, ठीक है ना, 2nr। तो यहाँ से n से n कट जाएगी तो क्या बचेगा, m इंटू ई बट्टे में 2r। और दूसरी वाली पोजीशन निकालूँ, स्मॉल r का मान भर लूँ यहाँ से, तो आई मैक्सिमम, है ना, एम एन ई बटे में कितना, एम और आर का मान, स्मॉल आर का मान भर दो। अब की बार स्मॉल आर का मान भरेंगे तो एम आर बटे में एन, एन से एन कट जाएगी तो क्या बचेगा, एम आर प्लस एम आर 2mr, यानी एम एन ई बटे में एम आर प्लस एम आर, यानी 2mr कह दो एक साथ ही, तो एम से एम कट जाएगी तो क्या बचेगा, एन ई बटे में 2r, राइट। यानी दोनों स्थिति में मैक्सिमम धारा इस तरह से प्राप्त होगी, राइट। पहली वाली में क्या हो जाएगा, पंक्तियों का मल्टीपल हो जाएगा, इंटरनल प्रतिरोध कम होना चाहिए। दूसरी वाली में रो का मल्टीपल होगा, एन सेलों का, और बाहरी प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, राइट।